जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल फंक्शनल लैंग्वेज भी है। और अगर आप चाहते हो बग फ्री, क्लीन एंड रीयूजेबल कोड लिखना, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कोर पिलर्स के बारे में, प्योर फंक्शंस एंड इम्यूटेबिलिटी। समझेंगे कि कैसे प्योर फंक्शंस हमें प्रेडिक्टेबल रिजल्ट देते हैं और इम्यूटेबिलिटी का यूज करके कैसे हम डेटा को बिना मॉडिफाई किए नया डेटा क्रिएट करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में एरर फ्री एंड ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। Functional programming (FP) is a programming paradigm where you build software by combining pure functions and avoiding shared or mutable state. Functional programming करने का एक पैराडिग्म है जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्योर फंक्शंस का यूज़ करके और अवॉइड करते हैं म्यूटेबल स्टेट्स का यूज़ करने से। Instead of how to do something, you focus on what to do. It is about writing predictable, testable and बग फ्री कोड। अब ये प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, म्यूटेबल स्टेट्स क्या होती हैं और फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले की प्रिंसिपल फंक्शन प्रोग्रामिंग के जो कीज़ हैं, कुछ मेन कीज़ हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले तो प्योर फंक्शंस, दूसरा है इम्यूटेबिलिटी की जो स्टेट है वो इम्यूटेबल होना चाहिए, म्यूटेबल नहीं होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट्स, फर्स्ट क्लास एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। अभी हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, और फंक्शन कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। अ प्योर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स इनपुट पैरामीटर। जो प्योर फंक्शन है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि उसके जो पैरामीटर्स ले रहा होता है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। प्रोड्यूस नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ऑलवेज रिटर्न द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट, जो कि हमेशा जो भी हम इनपुट दें उसके लिए हमेशा एक ही आउटपुट रिटर्न करता है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि प्योर फंक्शंस क्या होते हैं और इम्प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut50.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इम्प्योर फंक्शन है वो क्या होते हैं। मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया लेट a = 50, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जो कि सम करता है। सम किसका करता है, ये एक पैरामीटर लेता है कॉल्ड b और यहाँ से रिटर्न कर देता है a + b को। अब हम अगर मान लो console.log करें सम को और इसके अंदर मान लो 10 को पास कर दें, फाइल को सेव करें और कोड को रन करें, तो हम जानते हैं कि हमें 60 प्रिंट होगा, देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या होगी अगर हम मान लो a की वैल्यू 50 की जगह 10 ले लें, लेकिन हम यहाँ पर जो सम फंक्शन है उसमें 10 ही पास कर रहे हैं जैसा हम पहले कर रहे थे। अगर अब हम फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो हम जानते हैं कि अब हमें 60 नहीं बल्कि 20 देखने को मिलेगा। यही होते हैं इम्प्योर फंक्शन। इवन दो हमने जो आर्गुमेंट है वो सेम पास किया, पहले भी हमने 10 पास किया था तो हमें 60 मिला था, लेकिन अब हम दोबारा 10 पास कर रहे हैं तो हमें 20 मिल रहा है। इम्प्योर फंक्शन यही होते हैं। प्योर फंक्शंस में क्या होता है, प्योर फंक्शंस में अगर हम सेम इनपुट दें तो हमें आउटपुट जो है वो हमेशा सेम देखने को मिलता है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है, सम फंक्शन है, वो इस वेरिएबल a पर डिपेंड है। लेकिन अगर क्या हो कुछ, अगर हम ऐसा कर दें, इसको मैं करूँगा सबसे पहले तो कमेंट आउट और ऊपर मैं डाल भी दूंगा कि ये है इम्प्योर फंक्शन। इसके बाद हम समझते हैं प्योर फंक्शन। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि प्योर फंक्शन क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। मान लो हम अब एक और अगेन फंक्शन बनाते हैं सम नाम से ही, लेकिन इस बार ये जो सम है वो किसी आउटर ए वेरिएबल पर डिपेंड नहीं रहेगा, बल्कि ये खुद से दो पैरामीटर लेगा a एंड b, और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे a + b को। और सिमिलरली अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें, मान लो हमने पास कर दिया यहाँ पर 10 और 5, अगर हम फाइल को सेव करें तो हमें 15 देखने को मिलेगा। अगर हम अगेन फाइल को रन करें तो भी 15 देखने को मिलेगा।
इवन दो जब तक हम यहाँ पर सेम इनपुट पास कर रहे हैं, हमें जो आउटपुट है वो 15 ही देखने को मिलेगा, हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो यही होता है प्योर फंक्शन की। प्योर फंक्शंस हम सेम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट हमेशा सेम मिलता है, आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद आते हैं साइड इफेक्ट एंड व्हाई दे आर बैड। अ साइड इफेक्ट इज व्हेन अ फंक्शन चेंजेस समथिंग आउटसाइड इटसेल्फ। अगर कोई फंक्शन किसी आउटर चीज को चेंज कर दे रहा है तो उसे साइड इफेक्ट कहते हैं। लाइक मॉडिफाइंग अ वेरिएबल, अपडेटिंग द डॉम और राइटिंग अ फाइल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सबसे पहले तो मैं इसको करूंगा कॉमेंट आउट। यहां पर हम समझेंगे साइड इफेक्ट। मान लो हमने यहां पर एक वेरिएबल बनाया लेट काउंट इक्वल टू 0 और मैंने यहां पर एक फंक्शन भी बनाया इंक्रीज काउंट करके, और मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या किया, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। अब हम इंक्रीज काउंट को कॉल करेंगे और साथ ही साथ ये जो ऊपर काउंट है उस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, फाइल को रन करेंगे तो हमें 1 देखने को मिलेगा। अगर हम एक बार और इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें 2 देखने को मिलेगा। मीन्स वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, हम जितनी बार भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये जो एक आउटर वेरिएबल है इसकी वैल्यू है उसको चेंज कर रहा है। मीन्स इस फंक्शन को कॉल करने से हमारे कोड में एक साइड इफेक्ट आ रहा है, मीन्स इस वेरिएबल को चेंज कर दे रहा है। इसी को कहते हैं साइड इफेक्ट। These make code unpredictable and hard to test, and function programming avoids such behavior. फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इसके बाद है इम्यूटेबिलिटी। क्या होती है? इम्यूटेबिलिटी मीन्स नॉट चेंजिंग एग्जिस्टिंग डेटा बट रेदर क्रिएटिंग अ न्यू कॉपी विद मोडिफिकेशन। मीन्स कहने का क्या मतलब है और समझते हैं इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। मान लो हमने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पर दे दिया नेम में दे दिया मान लो लोकेंद्र, उसके बाद मैंने मान लो दे दी एज में मैंने मान लो दे दिया 25, और मान लो हमने कर दिया कुछ obj डॉट एज इक्वल 30। तो अब अगर हम obj को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एज में 30 देखने को मिलेगा, ना कि 25। इसी को कहते हैं म्यूटेबिलिटी। मीन्स हम वैल्यूज को चेंज कर पा रहे हैं। म्यूटेबिलिटी होती है कि अगर हम कोई वैल्यू चेंज कर पाए। इम्यूटेबल मीन अगर हम किसी वैल्यू को चेंज ना कर पाए। तो इंस्टेड हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एज 30 करने की जगह हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे क्या, हम एक और ऑब्जेक्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम इस obj की वैल्यूज को स्प्रेड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें एक और एज देंगे जिसको हम 30 करेंगे। अब अगर हम obj2 को प्रिंट करेंगे और साथ ही साथ हम obj को भी प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो अब हमें जो एज है वो 25 देखने को मिलेगी अपने ओरिजिनल वेरिएबल में। लेकिन जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया उसमें हमें जो एज है वो 30 देखने को मिलेगी। इसी को कहते हैं इम्यूटेबिलिटी, कि हम जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें चेंज नहीं कर रहे बल्कि नई कॉपी बना रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। म्यूटेबिलिटी जब हम एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करते हैं, इम्यूटेबिलिटी जब हम डेटा को चेंज ना करके उसका नई कॉपी बनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर हम प्योर फंक्शन का यूज़ करें और इम्यूटेबिलिटी का यूज़ करें तो हम जो हमारा डेटा है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मीन्स मान लो हमने एक एरे लिया, उस एरे में हमने पुश किया कोई नंबर, तो क्या होगा कि ये हमने म्यूटेबिलिटी का यूज़ किया है। म्यूटेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ इस प्रकार करें कि हमने एक और नया एरे बना लिया, उसमें जो एग्जिस्टिंग एरे था उसकी वैल्यूज़ को स्प्रेड किया और उसमें एक और नई वैल्यू को पास कर दिया, तो क्या होगा कि अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग जो कि हमने यहाँ पर नंबर्स बनाया था तो उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो हमारा जो डेटा है वो सेम देखने को मिलेगा। लेकिन जो नया हमने कॉपी किया उसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारे डेटा को। प्रिडिक्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने उसमें कोई चेंज ही नहीं किया। लेकिन अगर हम मान लो उसमें 10 जगह चेंज कर दिया तो हम हो सकता है कि भूल जाएं कि हमने जो हमारा वेरिएबल बनाया था उसकी एक्चुअल वैल्यू थी क्या। तो प्योर फंक्शन डोंट मॉडिफाई डेटा, दे रिटर्न न्यू डेटा। जो प्योर फंक्शंस होते हैं वो मॉडिफाई नहीं करते डेटा को। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि हमने अभी देखा था कि जो प्योर फंक्शंस होते थे
उसमें अगर हम इनपुट सेम भेजें तो आउटपुट सेम देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्योर फंक्शन क्या करते हैं कि अगर हम उसमें कोई डेटा भेजें तो प्योर फंक्शन उस एग्जिस्टेंट डेटा को चेंज नहीं करते बल्कि नया डेटा क्रिएट करके देते हैं। मीन्स मान लो हमने यहाँ पर एक एरे बनाया, उसमें डाल दिया 1 2 3। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन जो कि एक न्यू एरे देता है, यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देता है इस एरे को, और मान लो इसमें कोई वैल्यू भी पास कर दी हमने। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये नया एरे रिटर्न कर रहा है, ना कि इस एरे में कोई वैल्यू पुश कर रहा है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा एक प्योर फंक्शन। अगर हम console.log करेंगे एरे को और साथ ही साथ इस न्यू एरे से जो हमें एरे देखने को मिल रहा है, फाइल को अगर हम सेव करें, कोड को रन करें, तो हमें 1 2 3 देखने को मिलेगा हमारे पहले एरे में, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, क्योंकि इस फंक्शन ने कोई भी चेंज नहीं किया, इसलिए प्योर फंक्शन है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब समझते हैं कि फर्स्ट क्लास एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। इन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। जो जावास्क्रिप्ट है उसमें फंक्शंस फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। मीन्स उन्हें हम पास कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट, उन्हें हम रिटर्न कर सकते हैं किसी फंक्शन से, और उन्हें हम किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस टेक और रिटर्न अदर फंक्शन। जो हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं वो किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेते हैं या फिर उन्हें रिटर्न करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। मान लो हमने एक एरे बनाया 1 2 3 4। हम जानते हैं कि इस एरे में हम कुछ मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैप। तो मान लो हमने किया स्क्वायर्ड एरे, मीन्स हमने क्या किया कि हम इसमें मैप फंक्शन को अप्लाई करेंगे और इस जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो हमने किया एरे डॉट मैप, और हम जानते हैं कि ये जो मैप मेथड है वो एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो मान लो हमने एक फंक्शन भी बना ही दिया, एक फंक्शन बनाया जो कि स्क्वायर करता है किसी भी नंबर का, जो भी नंबर यहाँ से है उसे मिलेगा, और रिटर्न कर देता है नंबर मल्टीप्लाई नंबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इसमें पास कर देंगे, और जैसे ही पास करेंगे फाइल और स्क्वायर्ड एरे को हम प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हम जानते हैं कि हमें जितने भी एलिमेंट्स थे उस एरे के उसका स्क्वायर हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ये मैप मेथड है उसमें हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक फंक्शन है। तो इसीलिए जो मैप फंक्शन है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन बन जाता है, क्योंकि ये एक और फंक्शन लेता है एज आ पैरामीटर। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। इसी प्रकार अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन को रिटर्न करता है तो वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। इसके बाद है फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है। यू कैन कंबाइन स्मॉल फंक्शन टू बिल्ड लार्जर वन। हम छोटे छोटे फंक्शन को कंबाइन करके एक बड़ा फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट, और यहाँ पर हम समझेंगे फंक्शन कंपोजिशन। मान लो हमने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई बाय 2 नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमें यहाँ पर नंबर मिलेगा उसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिटर्न कर दिया हमने नम मल्टीप्लाई 2। इसके बाद हम मान लो एक और फंक्शन बनाए स्क्वायर। अगेन नाम से हमें पता चल रहा है कि जो भी हम यहाँ पर नंबर मिलेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। आप स्क्वायर नंबर इनटू नंबर करके भी कर सकते हैं और डबल एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने दे दिया कंपोस्ट। अब कंपोस्ट का मीनिंग है कि हम 2 फंक्शंस का यूज़ करके एक सिंगल फंक्शन बना रहे हैं, जो कि क्या करेगा, एक अगेन आर्गुमेंट लेगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं स्क्वायर फंक्शन को। अब ये स्क्वायर फंक्शन एक नंबर लेता है, इस स्क्वायर फंक्शन के अंदर हम मल्टीप्लाई बाय 2 जो हमने दिया था उसको कॉल कर रहे हैं। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन बनाया जो, और हमने एक स्क्वायर फंक्शन बनाया जो कि स्क्वायर करता है किसी भी नंबर का। उसके बाद हमने एक कंपोज्ड फंक्शन बनाया। कंपोज्ड क्यों, क्योंकि
जब भी हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को कंबाइन करते हैं तो उसे कंपोजिशन कहते हैं। और इस कंपोस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं स्क्वायर फंक्शन को, और इस स्क्वायर फंक्शन के अंदर हम कॉल कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन को। अब ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन है ये एक आर्गूमेंट लेता है नम, जो कि हमने इसमें पास कर दिया, और ये जो स्क्वायर फंक्शन है वो भी एक आर्गूमेंट लेता है नंबर। तो अब ये नंबर कहाँ से मिलेगा? अब ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वो आप देख रहे हैं कि ये रिटर्न करता है एक नंबर को, तो जो भी रिटर्न करेगा ये नंबर वो इस स्क्वायर फंक्शन में एज अ आर्गूमेंट पास हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और जैसे ही हम यहाँ पर कंपोस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, अब इसमें हमें एक नंबर पास करना होगा। मान लो हमने 10 पास कर दिया, फाइल को सेव करके कोड को रन करें तो हमें 400 मिला। अब 400 क्यों मिला समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमने कंपोस्ट में नम को पास किया तो हमारा कोड चला। अब सबसे पहले क्या होगा कि वो देखेगा कि स्क्वायर करना है। जैसे ही स्क्वायर करने जाएगा तो वो देखेगा कि स्क्वायर करने से पहले उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20, और 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 400 देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद एक रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। थिंक ऑफ प्योर फंक्शन लाइक अ बेंडिंग मशीन। प्योर फंक्शन को एक बेंडिंग मशीन की तरह समझिए। आपने उसे 10 रुपए दिए, आपको एक चॉकलेट मिल गई। मशीन डज नॉट चेंज हाउ इट वर्क्स एवरी टाइम। आप उसमें आगे भी 10 रुपए डालते जाएंगे तो आपको चॉकलेट मिलती जाएगी। अब इफ द मशीन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मूड इट इज इम्प्योर। अब मान लीजिए कि जो मशीन है कि वो अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम करे, मान लो कि उसका मूड नहीं है, तो वो क्या ऐसा हो सकता है कि मशीन का मूड नहीं है तो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं, वो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम नहीं कर रही। तो इसीलिए जो मशीन है वो एक प्योर फंक्शन होगी इस केस में। बेनिफिट समझते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कि ईजियर होता है टेस्ट करना, मोर रीयूजेबल फंक्शन, हम जो फंक्शन है उनको रीयूज कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल एंड लेस बग्स, हम जो हमारा आउटपुट है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ईजियर डीबगिंग, हमें डीबगिंग करना भी ईजी होता है, और इनेबल एसिंक एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग सेफली, हम पैरेलल प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सेफली फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस समरी जैसा हमने देखा जो प्योर फंक्शन होते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो आउटपुट होता है वो हमेशा सेम होता है अगर इनपुट सेम हो। इम्यूटेबिलिटी होती है कि हम कोई भी चीज़ मॉडिफाई नहीं करते, हम एक नया कॉपी बनाते हैं। साइड इफेक्ट, अगर कोई एक्सटर्नल चेंज होता है किसी फंक्शन के कॉल करने से तो उसे साइड इफेक्ट कहते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं? जो एक फंक्शन को ऐसा पैरामीटर लेते हैं या फिर रिटर्न करते हैं। और कॉम्पोजिशन क्या होता है कि अगर हम दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन करते हैं। तो ये था फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।